हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 4 पार्ट 4 है। और आज का जो लेक्चर है, जो हमारी सीरीज चल रही है मानव विकास और विकास की अवस्थाएं, हमने शारीरिक जो शैशवावस्था है वो पढ़ ली है। शैशवावस्था से ही रिलेटेड जीन पियाजे का सिद्धांत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जीन पियाजे से संबंधित होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें वीडियो, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से स्टार्टिंग से देखें, जिससे कि आप क्लियर से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिद्धांत जीन पियाजे का। जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एवं इसका शैक्षिक निहितार्थ। जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने क्या किया था दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जीन पियाजे थे ना, उन्होंने जीव जंतुओं पर प्रयोग किया था और उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और संज्ञानात्मक क्षेत्र में काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं जीन पियाजे। अब थोड़े से इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त सन 1996 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पहले यह जीव जंतुओं पर प्रयोग कर इन्होंने क्या की थी, पीएचडी की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था जीन पियाजे। अब आइए जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना। विकासात्मक मनोविज्ञान के अनेक सिद्धांतों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत माना जाता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में शैशवावस्था से वयस्क अवस्था के बीच चिंतन क्रिया में जो विकास होते हैं उनकी व्याख्या की है कि किस टाइप से बच्चे में चिंतन प्रक्रिया शुरू से और वयस्क अवस्था तक प्राप्त होती है। उन्होंने अवस्था वाइज इसको डिवाइड किया है और अवस्था वाइज समझाया है। ठीक है ना, संविधि पेश की अवस्था, उपचारात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उन्होंने अवस्थाओं में इसको बांटा है। तो थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं हम संज्ञान के बारे में। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन का तात्पर्य उन सारी मानसिक क्रियाओं से है जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण और भी बहुत सारे मानसिक प्रक्रिया से है। अगर मैं सीधी सी बात करें हम दोस्तों, संज्ञान का मतलब मानसिक प्रक्रिया से है, मेंटल प्रोसेस से है। ठीक है ना, निस्सार ने कहा है कि संज्ञान संवेदी सूचनाओं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं, को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा इसके समुचित प्रयोग करने से होता है। तो संवेदी सूचनाएं, सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी संवेदी अंग होते हैं और इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, वो ही संवेदी ज्ञान होता है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन। इसका हमको क्या करना है, इसका ग्रहण करके जो बच्चा ग्रहण करता है उसको रूपांतरित करता है, उसका विस्तार करता है, फिर उसको स्टोर करता है, उससे पुनर्लाभ लेता है, भविष्य की अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है और समुचित प्रयोग करने से होता है और वो समस्या को हल करता जाता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। ठीक है ना, वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान वे अल्फ्रेड विने की प्रयोगशाला में क्या कर रहे थे, बुद्धि परीक्षण
पर जब कार्य कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि इससे पहले ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है ना। इन्होंने जीव जंतुओं पर क्या की थी, पीएचडी की थी, और ये जीव जंतु जूलॉजी के प्रोफेसर थे। लेकिन ये क्या कर रहे थे, अल्फ्रेड विने का जब जो बुद्धि परीक्षण चल रहा था, अल्फ्रेड विने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण चल रहा था, उस समय यह भी काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि अपने चारों ओर के विभिन्न आयु के बच्चों को इन्होंने गौर से देखा, जितने चारों ओर बाह्य जगत के थे, वो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, ठीक है ना, उनका अध्ययन करना शुरू किया। और फिर उन्होंने वहाँ से क्या किया दोस्तों, इन्होंने जो संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है वो उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रमुख मानता। और उन्होंने 1923 से लेके 1932, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूँ तो 1923 से लेके 1932 तक इन्होंने 5 पुस्तकों प्रकाशित की, जिसमें से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। अच्छा, जीन पियाजे का मानना था दोस्तों, क्या मानना है कि बालक के ज्ञान के विकास में वह खुद एक सक्रिय साझेदार की भूमिका क्या करता है दोस्तों, अदा करता है, और वह धीरे धीरे वास्तविकता के स्वरूप को भी क्या करने लगता है दोस्तों, समझने लगता है, ठीक है ना। तो खुद के विकास में बालक स्वयं भी एक सक्रिय साझेदार होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने हेतु कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय भी दिए थे दोस्तों पियाजे के। आइए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने हेतु कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों, इंपोर्टेंट कंसेप्ट को समझना आवश्यक है, जिनका वर्णन निम्नवत है। स्कीमेटा क्या होता है, तो पियाजे के अनुसार अनुभव या व्यवहार, एक्सपीरियंस या बिहेवियर को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीमाटा कहा जाता है। दोस्तों, अनुभव और व्यवहार को एक साथ संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्कीमाटा कहते हैं। नवजात शिशु में स्कीमाटा एक सहजात प्रक्रिया है। इस तरह स्कीमेटा का संबंध मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन से है। तो स्कीमेटा का संबंध किससे है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है स्कीमेटा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में, यूपी टेट में, रीट में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टेट से संबंधित है उसमें पूछा जाता है कि स्कीमेटा है। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया से है। किससे है दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया से। अब आता है हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करने से है। अगर संगठन की मैं बात करूं दोस्तों सरल शब्दों में, तो किसी भी चीज को संगठित करना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। उसी प्रकार से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाएं, जो प्रत्यक्षीकृत, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उनको बौद्धिक सूचनाएं को सही तरीके से किस में करना है, बौद्धिक संरचनाओं, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करने से है, जो इसे बाह्य वातावरण के साथ क्या करती है, समायोजन करने में उनके कार्यों को संगठित करता है, जिससे कि हम क्या कर सकें, एक बालक क्या कर सके, अपने बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित कर सके। व्यक्ति मिलने वाली नई सूचनाओं को पूर्व निर्मित संरचनाओं के साथ संगठित करने की कोशिश करता है। मतलब सूचनाओं को जो पूर्व में उसे सिखाया गया है उनमें जोड़ने की, उन संरचनाओं में उसमें मिलाने की क्या करता है, संगठित करता है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन। अनुकूलन क्या है, तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने ही बाहरी वातावरण के साथ क्या करता है दोस्तों, समायोजन या एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इनवॉर्म टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है दोस्तों, ये इनवॉर्म टेंडेंसी है, ठीक है ना। जन्मजात प्रवृत्ति होती है अनुकूलन, ये जन्म से ही पाई जाती है। इसमें दो प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं दोस्तों, एक तो होती है एसिमिलेशन और दूसरी होती है एकोमोडेशन।
मतलब आत्मसातीकरण दोस्तों और समाविष्टीकरण। तो सबसे पहले हम एसिमिलेशन के बारे में जानेंगे। मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया से है, अर्थात पुरानी बौद्धिक क्रिया को नवीन क्रिया के साथ समायोजित करता है, तो यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 रीट 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आत्मसातीकरण क्या है। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मसातीकरण कहा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रीट 2021 का पेपर उठा के देख सकते हैं, L1 का। फिर नेक्स्ट है आत्मसातीकरण। दोस्तों समझ में आ गया होगा, आत्मसातीकरण मतलब एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया, अर्थात पुरानी बौद्धिक क्रिया को नवीन क्रिया के साथ समायोजन करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं दोस्तों, एक बच्चा जो टॉफ़ी खाता है उसको पता है उसने टॉफ़ी बहुत पहले से खाई हुई है। अब जब वो एक रसगुल्ले को खाता है तो वो टॉफ़ी के साथ रसगुल्ले को जोड़ता है कि टॉफ़ी भी मीठी होती है और रसगुल्ला भी मीठा होता है। तो वो अपनी पुरानी प्रक्रिया को नई प्रक्रिया से क्या कर लेता है, जोड़ लेता है और ज्ञान को क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समाविष्टीकरण। समायोजन, समायोजन से तात्पर्य वह प्रक्रिया से है दोस्तों जिसमें बालक नए अनुभवों या दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने का प्रयास या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, जिससे वह वातावरण के साथ क्या कर सके दोस्तों, समायोजन कर सके। जैसे मान लो कोई बालक है, ठीक है ना, कोई नए अनुभव मिला उसे जो वो नहीं जानता था, तो वो अपने पुराने अनुभवों में नए अनुभवों को क्या करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा और अपने बाह्य वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करेगा। तो ये है समायोजन, इसको कहते हैं अकोमोडेशन। अब होता है साम्यधारण। साम्यधारण क्या होता है, तो साम्यधारण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन के बीच क्या कर सकता है, संतुलन या इंग्लिश में बात करें तो बैलेंस स्थापित करता है। बैलेंस कैसे स्थापित करता है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कोई समस्या है, कोई समस्या बालक के सामने आती है, तो बालक को पता नहीं होता है, पूर्व अनुभव नहीं होता है कि उस समस्या को कैसे हल करना है, कैसे करना है। तो वह समस्या को क्या कर लेता है दोस्तों, आत्मसात कर लेता है। आत्मसात करने के बाद वह उस समस्या पर काम करता है, ठीक है ना, एकोमोडेशन समायोजन करता है। समायोजन के साथ वह क्या करने लगता है, दोनों को आत्मसात और समाविष्टि दोनों को क्या करने लगता है, बैलेंस करने लगता है और समस्या को क्या करता चलता है, हल करता जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। क्या होता है दोस्तों, तो पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा इसके तत्व के परिवर्तन में निरंतर परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया संरक्षण, कंजर्वेशन कहलाती है। अगर बात करें जैसे पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व के परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया से एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करने की प्रक्रिया संरक्षण कहलाती है दोस्तों। अगर फिर है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न आयु में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है। बढ़ती हुई आयु के साथ यह संज्ञानात्मक संरचना सरल से जटिल बनती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ऐसे ही ऐसी संज्ञानात्मक संरचना क्या होती जाती है दोस्तों, जटिल बनती जाती है। अब मानसिक प्रचालन वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसिक प्रचालन, मेंटल ऑपरेशन क्या है, तो मानसिक प्रचालन का अर्थ होता है दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्कीमा क्या होती है,
तो पियाजे के सिद्धांत का यह संप्रत वास्तव में मानसिक प्रचालन या संप्रत का बाह्य रूप है, जो इसी अभिव्यक्त रूप को स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचना या जिसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन संभव हो। ठीक है ना, सामान्यीकरण संभव हो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। फिर आता है विकेंद्रण या डिसेंटरिंग कहते हैं, जैसे ये बहुत आईएमपी है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस संप्रत का संबंध यथार्थ चिंतन से है। विकेंद्रण का अर्थ है कि कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। इस संप्रत का विपरीत होता है आत्मकेंद्रण, ईगोसेंट्रिक। ठीक है ना, डिसेंट्रिक का जो अगेंस्ट होता है वो होता है आत्मकेंद्रण। दोस्तों, शुरू में बालक आत्मकेंद्रित रूप से सोचता है। ठीक है ना, जब वो छोटा होता है तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है। ठीक है ना, शुरू में बालक आत्मकेंद्रित रूप से सोचता है और बाद में उस उम्र बढ़ने के साथ वह क्या करने लगता है? विकेंद्रित ढंग से सोचने लगता है, दूसरों के बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है। ठीक है ना, समायोजन करता है और संतुलित स्थापित करता चलता है। फिर आती है पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता या रियलिटी को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की मैच्योरिटी पर बल्कि उनके शिक्षण पर करती है। ठीक है ना, यह दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है ना, तो किस किस पर आधारित होती है? प्रौढ़ता और शिक्षण दोनों पर आधारित होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं अब आती हैं यहाँ से। संज्ञानात्मक अवस्था की विधि, ये तो संप्रत थे जो पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहा है कि इन संप्रत्यों के से ही बच्चा क्या करता चलता है? समायोजन करता चलता है। अब आती हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहली अवस्था जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे की पहली अवस्था क्या है, तो वो है संवेदी पेशी अवस्था। और इससे अंदर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था अब पूछा जाएगा आपसे कि संवेदी पेशी अवस्था का जो काल होता है वो कितना होता है, तो यह अवस्था जन्म से 2 साल की होती है। इस अवस्था में बालक कुछ संवेदी पेशीय क्रियाएं जैसे पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना आदि करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि संवेदी पेशीय क्रियाएं किस अवस्था की क्रियाएं हैं, तो वह संवेदी पेशीय अवस्थाएं। पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना किस अवस्था में बच्चा करता है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो करता है संवेदी पेशीय अवस्था में। पहली अवस्था को प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है, जो 1 महीने की होती है, स्टेज ऑफ रेफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आ चुका है। प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, इस समायोजन होता है। फिर प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, इसे प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। 1 से 4 महीने तक इसे प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिवर्त क्रिया प्रमुख होती है, एवं उन्हें वृत्तियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्रियाओं को वे बार बार दोहराते हैं। ठीक है ना, जैसे रोना। ठीक है ना, ये वृत्ति हो गई। गौड़ तृतीय प्रतिक्रियात्मक अवस्था, यह 4 से 8 महीने की होती है दोस्तों। रुचिकर क्रियाएं करता है, छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। फिर चौथी आती है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये 6 से 12 महीने की होती है और यहाँ पर जो बच्चा होता है वो 1 साल का हो जाता है। इस अवधि में शिशु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहज क्रियाएं करता है, इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है, अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है, सीखना स्टार्ट कर देता है, समझना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, ये होती है 12 से 18 महीने तक की दोस्तों। सोचना प्रारंभ कर देता है, यहाँ से उत्सुकता उत्पन्न होती है उसमें, तथा भाषा का प्रयोग करना भी सीख जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से बच्चा क्या होता है दोस्तों, भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 साल होते होते बच्चा बोलना सीख जाता है। फिर आती है मानसिक
संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना। 18 महीनों से 2 साल तक प्रतिमा इमेज का प्रयोग करना सीख जाता है। अपने माइंड में इमेज बनाने लगता है कि ये गाय, अच्छा ये गाय है, ये भैंस है, इस टाइप की इमेज अपने माइंड में क्या करने लगता है, क्रिएट करने लगता है बच्चा। और संज्ञानात्मक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी तेजी से होता जाता है। अब आती है नेक्स्ट दूसरी अवस्था है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होती है, इसका काल क्या है, तो 2 से 7 साल तक की होती है अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति, इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन तथा भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। इसको एक भाग होता है इसका प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड। यह 2 से 4 साल की होती है। परिवर्तन की अवस्था होती है दोस्तों, खोज की अवस्था कहते हैं इसे। भाषा का सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है दोस्तों, जिसके लिए समृद्ध भाषाई वातावरण, रिच वर्बल एनवायरनमेंट की बहुत ही ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है ना। बच्चे को जितना अच्छा वातावरण मिलेगा, बच्चा उतनी अच्छी भाषा बोलेगा और उसका उतना ही अच्छा क्या होगा दोस्तों, विकास होगा। इसकी भी 2 परिसीमाएं बताई गई हैं। जीववाद, एनिमिज्म, बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बजीव निर्जीव वस्तुओं को सजीव किस अवस्था में समझता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर यहाँ पे आता है आत्म केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म। बालक यह सोचता है कि वह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है। पियाजे के अनुसार उसकी बोली का लगभग 38% जो होता है वो आत्म केंद्रित ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि पियाजे के अनुसार कितना परसेंट आत्म केंद्रित होता है, तो 38%, 38%। फिर है अंतर्दर्शी अवधि, इंटेंटिव पीरियड। 4 से 7 साल के बीच का जो अवधि होती है वो अंतर्दर्शी अवधि होती है। चिंतन और तार्किक क्षमता पहले से अधिक, देखो चिंतन करना तो वो वहीं सीख जाता है, ठीक है ना। फिर उसका क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है, तार्किक क्षमता बढ़ने लगती है, सुदृढ़ होने लगती है, ठीक है ना। इसकी भी परिसीमाएं बताई गई हैं कि इस उम्र के बालकों के विचार अविलोमीय, इर्रिवर्सिबल होते हैं। पियाजे के अनुसार उस उम्र के बच्चों में तार्किक चिंतन की कमी रहती है। तार्किक चिंतन होता है पर सही तरीके से वो क्या नहीं कर पाते, तार्किक चिंतन को यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि संरक्षण का सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। फिर आती है मूर्त संक्रिया अवस्था, पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। 7 से 12 साल तक की इसकी टाइम पीरियड होता है। अतार्किक चिंतन करने लगता है, सक्रियात्मक विचारों का स्थान ले लेता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर सकता है, लेकिन यदि शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएं नहीं कर सकता, ठीक है ना। जोड़ना, गुणा, भाग कर सकता है लेकिन मानसिक क्रियाएं कब नहीं कर सकता, शाब्दिक मतलब सही समझ नहीं होती उसे शब्दों के कथन, अगर शाब्दिक कथन कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस होती है ना, वो नहीं होती है उसमें, ठीक है ना दोस्तों। योग्यताएं आ जाती हैं, जैसे ब्लॉमता आ जाती है, संरक्षण आ जाता है, वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है, अंश तथा पूर्ण के भागों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है और सामाजिकरण की शुरुआत होने लगती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सामाजिकरण की शुरुआत किस अवस्था से होने लगती है जीन पियाजे के अनुसार, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। फिर चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन है। अंतिम अवस्था भी होती है दोस्तों, 11 से 15 साल तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, वो चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है, निष्कर्ष निकालता है, ठीक है ना। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध होता है और नैतिकता का भी गुण आ जाता है। तो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का गुण आ जाता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। अब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन कर लेते हैं दोस्तों। तो आलोचकों का मानना है कि बालकों के व्यवहार का प्रेक्षण विधि जो पियाजे के द्वारा अपनाया गया है उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी है, ठीक है ना।
आलोचकों का क्या मानना है दोस्तों कि जो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है ना, उसमें किसकी कमी है? वस्तुनिष्ठता की कमी है। चार्ल्स वर्थ का मानना है दोस्तों कि पियाजे ने बच्चों का क्रियात्मक गतिविधि के प्रेक्षण के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है। लेकिन चार्ल्स वर्थ का ये मानना है दोस्तों कि कोई भी गामक कौशल बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के वर्णन में असमर्थ है। ठीक है ना, जो गामक कौशल होते हैं, जो काइनेटिक जो कौशल होते हैं, स्किल होती है, जो काइनेटिक स्किल होती है, वो संज्ञानात्मक विकास के वर्णन में असमर्थ है। उससे उसका क्या नहीं किया जा सकता, उससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उससे बताया नहीं जा सकता। जो काइनेटिक स्किल होती है, यह सभी संस्कृतियां तथा सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने में सफल नहीं है। ये आलोचकों का क्या है दोस्तों? मानना है। ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर निर्देशन विधि द्वारा संज्ञानात्मक विकास की रफ्तार तेज की जा सकती है, लेकिन यदि परिपक्वता को ध्यान में रखकर निर्देशन दिया जाए तो अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।